दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। दोस्तों आपको पता ही है इस चैनल के माध्यम से अपन तैयारी करते हैं आरएस एग्जाम की। ठीक है, इसमें अपन आरएस एग्जाम की प्री और मेंस दोनों पेपर की तैयारी करते हैं। ठीक है, और अभी आरएस एग्जाम के लिए अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। अभी अपना टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान। ये प्री और मेंस दोनों में है। ये देखो, मेंस में तो जो जीएस पेपर थर्ड है ना, जीएस पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट में भारतीय संविधान अपना टॉपिक है, और प्री में भी ये टॉपिक सेम है। अपने प्री और मेंस दोनों के लिए ये उपयोगी है। भारतीय संविधान के टॉपिक में अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, एक बार उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि, है ना। पृष्ठभूमि को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो ब्रिटिश क्राउन का शासन, और पहले था क्या, कंपनी का शासन, और फिर था ब्रिटिश क्राउन का शासन। उसके बाद अपन ने देखा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना। दूसरे वीडियो में अपन ने देखा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद अपन ने देखा था कि भारतीय संविधान में की विशेषताएं क्या है ना, क्या विशेष है हमारे संविधान में। और उसके बाद अपन ने देखा था भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो कैसे किए जा सकते हैं। और उसके बाद अपन ने देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इतना अभी तक अपन कवर कर चुके हैं, और ये सब टॉपिक जो है वो मेंस और प्री दोनों के लिए है। ठीक है, और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे टॉपिक अपन पढ़ कहाँ से रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। ठीक है, ये सारे टॉपिक अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, उसके बाद बुक्स को बार बार पढ़ना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और आज अपना टॉपिक है, और इससे पहले एक बात और है कि अगर आप के पास 6th एडिशन है ना लक्ष्मीकांत सर का, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 7th एडिशन आ चुका है ना। मात्र 700 रुपये लगते हैं, आपको ये बुक ले लेनी चाहिए, 7th एडिशन वाली बुक ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर अपन आज की बात करें तो आज अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का अपना टॉपिक काफी बड़ा होने वाला है, तो एक वीडियो में कवर नहीं होगा। आज अपन मूल अधिकारों की परिचय और विशेषताओं की बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं संविधान मूल अधिकारों का परिचय। ठीक है, मूल अधिकार क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये जो उदाहरण है वो कहाँ से ली गई है, ये सब बात अपन है अब आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मूल अधिकारों की सबसे पहले बात ये आती है कि ये संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं। जैसा कि अपन ने पहले बात करी थी कि संविधान किस में डिवाइडेड है, पार्ट्स में, भागों में, है ना। तो ये संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों की बातें कही गई है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो भाग है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, आर्टिकल्स में। किसमें डिवाइडेड है, आर्टिकल्स में, यानी कि अनुच्छेदों में। तो ये मूल अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद है, वो मूल अधिकार के अंतर्गत है। तो इसका आंसर ये है कि ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, दो बातें क्लियर हो चुकी है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं, और इसमें आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें है। उसके बाद अपन बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। हमारे संविधान का निर्माण ऐसे हुआ है कि हमारे संविधान जो सभा थी ना, संविधान सभा, उसने क्या किया, उसमें जो भी लोग थे वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने विश्व के सब देशों के संविधान का, मतलब बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया, और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी ना, जो हमारे देश में लागू हो सकती थी, उनको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्ट ऐसे ही नहीं किया, उन्होंने अडॉप्ट ऐसे किया कि वो अपने भारतीय परिवेश में सफल हो सके। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि जो मूल अधिकार है ये कहाँ से अडॉप्ट करा है अपन ने। मूल अधिकार अपन ने अडॉप्ट किया है अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से अडॉप्ट किया है, अमेरिकी संविधान से।
तो यहाँ तक क्लियर, 3 बातें क्लियर हो गई। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है और अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब ये जो भाग 3 है इसको एक नाम दिया जाता है। भाग 3 को बोलता है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। तो अब ये मेग्ना कार्टा क्या है उसकी बात करते हैं। देखो इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। मेग्ना कार्टा, चलो चलते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या था 12वीं शताब्दी में। कब की बात है? 12वीं शताब्दी में, बहुत पुरानी बात है। देखो 12वीं शताब्दी में वहां का एक राजा था किंग जॉन। वहां का राजा क्या था? किंग जॉन। अब इस किंग जॉन के सामंतों ने इस पे दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? कि हमारे नागरिक जो हैं, हमारी जो जनता है, उनको आप एक मूल अधिकार दो, उनको कुछ अधिकार दो जिनका हम हनन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस किंग जॉन ने एक लिखित दस्तावेज जारी किया, जो पहला दस्तावेज था इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहला दस्तावेज था, जिसमें क्या थे? वहां के नागरिकों के मूल अधिकार। वहां के नागरिकों के क्या थे? मूल अधिकार। और इसको क्या बोला गया? मेग्ना कार्टा। इसको क्या बोला गया? मेग्ना कार्टा। इसको ये लोग, ब्रिटेन के लोग मेग्ना कार्टा बोलते थे। इस प्रकार इस मेग्ना कार्टा में क्या थे? मूल अधिकार। और हमारा जो संविधान है उसमें मूल अधिकार कहाँ है? पार्ट 3 में। इसीलिए पार्ट 3 को क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब हमारे मूल अधिकारों की एक विशेषता है कि ये बिना किसी भेदभाव के सबको मिलते हैं। बिना किसी भेदभाव के सबको मूल अधिकार दिए गए हैं। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? देखो इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या? सम्मान। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान, समानता, राष्ट्रहित। राष्ट्रहित का यहाँ से क्या मतलब है? देखो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा संविधान की तरफ से, समानता मिलेगी। राष्ट्रहित, यहाँ राष्ट्रहित का मतलब ये है कि व्यक्ति के सम्मान और समानता के चलते हम राष्ट्रहित से भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। तो मूल अधिकार बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति के सम्मान, समानता और राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित करते हैं। यानी कि मूल अधिकारों में ये 4 चीजें हैं व्यक्ति के लिए। व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, व्यक्ति को समानता मिलेगी, और उस समान और समानता के अंतर्गत देश का राष्ट्रहित बना रहेगा और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहेगी। ठीक है। अब जो हमारे मूल अधिकार है ना, जो मूल अधिकार है वो नागरिकों की आजादी के लिए है। नागरिकों की आजादी के लिए है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपने कानूनों का क्रियान्वयन ऐसे तरीके से नहीं कर सके जो नागरिकों की आजादी के खिलाफ हो। तो इस प्रकार हमारे जो मूल अधिकार है ना, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये है कि कानून की सरकार बने, कानून की सरकार बने, न कि व्यक्तियों की। इससे मतलब ये है कि कोई भी सरकार होगी वो कानून का क्रियान्वयन मूल अधिकारों के सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए करेगी, न कि कोई तानाशाही तरीके से करेगी। ठीक है। और जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के चहुओं की विकास के लिए उपयोगी है। ठीक है। उसमें कौन कौन सी तत्व आते हैं? बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ठीक है। इस प्रकार देखो मूल अधिकारों का परिचय अपन ने पढ़ा। मूल अधिकारों का परिचय क्या है? देखो पहली बात, संविधान के भाग 3 से हैं। अनुच्छेद कहाँ से है? 12 से 35। किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। इन भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मूल अधिकार हैं भारतीयों को दिए हुए। अब एक और बात यह है कि मूल अधिकार बिना किसी भेदभाव के, जैसे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वंश को, किसी के भी आधार पर मूल अधिकारों
को बांटने में भेदभाव नहीं किया गया है। ये व्यक्ति के सम्मान, समानता, राष्ट्रीय एकता को समाहित करते हैं, है ना। और ये जो मूल अधिकार हमें दिए हुए हैं, ये नागरिकों की आज़ादी के लिए है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे कानून नहीं बना सके या कानूनों को क्रियान्वयन इस तरह से नहीं कर सके कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो। और इन मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना, यानी संसद में जो कानून बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि व्यक्तियों को मूल अधिकार मिलते रहे, न कि कोई सरकार आके यहाँ पर तानाशाही करे। और मूल अधिकार क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। ये सब बातें क्लियर हो जाएगी अपने जो आगे अपन पढ़ेंगे ना, अभी इसमें आगे के वीडियोस में क्लियर हो जाएगी कि आध्यात्मिक विकास के लिए किस तरह जरूरी है। आप देखोगी कि संविधान के जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जरूरी है, ठीक है। और इसी प्रकार इन सब के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, कितने मूल अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। तो चलिए चलते। हमारा मूल संविधान हमें 7 प्रकार के मूल अधिकार देता है। मूल संविधान यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब हमारे देश के संविधान में 7 मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए थे। तो चलिए उनको संक्षेप में देखते हैं। पहले मूल अधिकार की बात करें तो वो है समता का अधिकार। वो क्या है? समता का अधिकार। समता के अधिकार को 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। वो अनुच्छेद है 14 से 18 के अंतर्गत। दूसरा मूल अधिकार की बात करें तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 18 से 22 तक है। तीसरे मूल अधिकार की बात करें तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत कवर है। उसके बाद चौथा की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसकी बात अपन ने थोड़ी देर पहले ही करी थी। ये आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये आर्टिकल है 29-30 में। और छठा मूल अधिकार जो वर्तमान स्थिति में एक मूल अधिकार नहीं रहा है, एक कानूनी अधिकार बन गया है, वो था संपत्ति का अधिकार। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 31 के अंतर्गत। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? BR अंबेडकर ने, कि संविधान की आत्मा है वो क्या है? 7वां मूल अधिकार, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। इस तरह हमें ये पता होना चाहिए कि मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन क्या हुआ? लेकिन ये हुआ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। 44th अमेंडमेंट कब हुआ? 1978 में। इसमें क्या किया गया? ये जो संपत्ति का मूल अधिकार है ना, इस संपत्ति के मूल अधिकार से मूल अधिकार का दर्जा छीन लिया गया। मूल अधिकार का दर्जा छीन लिया गया और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 300 के अंतर्गत। इस प्रकार हमारा परिचय का मूल अधिकारों के परिचय का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया, ठीक है। और अब अपन बात करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मूल अधिकार
मूल रूप से कितने थे? 7 प्रकार से। मूल संविधान कब लागू हुआ अपना? 26 जनवरी 1950 के। तब कितने अधिकार थे? 7। कौन से थे? समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 और संपत्ति का अधिकार 31, जो अब एक मूल अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार बन गया है? वो कानूनी अधिकार बन गया है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 300 के अंतर्गत। सातवां आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो रिट वगैरह आती है ना अपनी 5 प्रकार की, वो इसी के अंतर्गत है। और ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, इस प्रकार परिचय अपना हुआ कंप्लीट। और अब अपन देखेंगे संविधान की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं अपन मूल अधिकारों की विशेषताएं, यानी कि ये जो हमारे मूल अधिकार संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में किए गए हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, किन कौन सी वो जो बातें हैं जो इनको विशेष बनाती है। तो हमारी बुक में कुल 12 विशेषताएं बताई गई है, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। हमारी बुक मतलब हम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ रहे हैं ना अपन, उसी की बात मैं कर रहा हूँ और उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो 12 विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि जो ये हमारे मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार किसके लिए बनाए गए हैं? नागरिकों के लिए। मूल अधिकार नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन हमारे मूल अधिकारों की एक विशेषता ये है कि नागरिकों के साथ साथ ये विदेशी यानी कि जो यहाँ का नागरिक नहीं है, तो सीधी सी बात है, प्लस कानूनी व्यक्तियों को भी कुछ मूल अधिकार दिए हुए हैं। अब ये कानूनी व्यक्ति क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि सबसे पहली विशेषता हमारे संविधान की मूल अधिकार की यह है कि हमारे मूल अधिकार पर पहले कितने थे? 7 मूल रूप से, अभी कितने हैं? 6। यानी कि ये 6 के 6 मूल अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन इन 6 मूल अधिकारों में जो 6 मूल अधिकारों का जो वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत है, इसमें से कुछ मूल अधिकार है ना, वो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों यानी कि जो भारत का नागरिक है उनको भी प्राप्त है और कानूनी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब ये कानूनी व्यक्ति क्या होता है उसकी बात करते हैं। कानूनी व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई संस्था या ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई संगठन जो जो कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की तरह करता है ना, कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की तरह करता है, उसको क्या बोलते हैं? कानूनी व्यक्ति। ठीक है, यानी कि वो किसी पे केस कर सकता है या उस पे खुद पे केस किया जा सकता है या उसकी उसकी कुछ संपत्ति भी हो सकती है। जैसे कोई कंपनी हो गई मान लो, ठीक है, कोई कंपनी हो गई, तो कंपनी है ना, देखना होगा आपने, फलानी कंपनी ने फलानी कंपनी के साथ गठबंधन किया या उसने उस पर केस किया या उसकी इतनी संपत्ति हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज की इतनी संपत्ति हो गई, है ना। इस प्रकार ये लोगों को कानूनी व्यक्ति के अंतर्गत रखा गया है और इनको भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं और विदेशियों को भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, इनको अलग अलग करेंगे कि विदेशियों और कानूनी व्यक्तियों को कौन से मूल अधिकार दिए गए। अपने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले ही कि आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल नागरिकों के लिए तो है, पहली बात ये, यानी कि नागरिकों को तो सारे मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन विदेशियों और कानूनी व्यक्तियों को है ना, ये सारे मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 से लेकर 28 तक जो मूल अधिकार है ना, वो नागरिकों के साथ साथ किसको? विदेशियों और कानूनी व्यक्तियों को भी दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार यह हमारे मूल अधिकारों की विशेषता में पहली विशेषता हमने पढ़ ली। ठीक है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं। कुल 12 विशेषताएं हैं, पहली अपन ने पढ़ ली, अभी दूसरी पढ़ेंगे अपन। दूसरी ये है कि ये जो हमारे मूल अधिकार है ना, ये असीमित नहीं है। असीमित का मतलब ये हुआ कि इनकी सीमाएं बना रखी है।
जैसे किसी को बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत 5 जो स्वतंत्रताएं दी गई है उसमें बोलने या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी को गाली दो, है ना। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप कोई शांतिपूर्वक प्रोग्राम वहां जाके शोर मचाओ, तो ये आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो इसके अंतर्गत एक ये प्रावधान किया गया है कि राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब प्रतिबंध लगा सकता है तो मूल अधिकार कैसे हुआ, दिक्कत यहाँ आ जाती है। लेकिन ये प्रावधान के साथ एक प्रावधान और है, इन प्रतिबंधों की उपयुक्त होने की जांच कौन करेगा, न्यायालय। यानी कि सरकार हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तो वो उपयुक्त है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा, न्यायालय। ठीक है। और न्यायालय आपको पता ही है, हमारी जुडिशरी है वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र जुडिशरी है और संविधान की मुख्य व्याख्याकार भी है ना। मुख्य व्याख्याकार कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जुडिशरी डिसाइड करेगी कि मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया है वो उपयुक्त है या नहीं है। और लास्ट, इस पॉइंट की लास्ट और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के सामाजिक संतुलन के बीच सामंजस्य बनाए रखती है ना। सामंजस्य यानी व्यक्ति के अधिकार भी प्रभावित नहीं हो और समाज में संतुलन भी बना रहे, ऐसा काम करते कौन है, हमारे मूल अधिकार। ठीक है, दो विशेषताएं अपन ने पढ़ ली। अभी अपन पढ़ते हैं तीसरी विशेषता। देखो, अब देखते हैं तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता क्या है कि ये जो मूल अधिकार है ना, ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है। ये सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है और इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ है। इनमें से कुछ क्या है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो, सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और उसके अंतर्गत किसी स्टेट के बंदे को बोल दिया कि भाई आप दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हो, या आप इसी स्टेट में रहोगे, आप घूमने भी नहीं जा सकते हो, या कहीं भी कोई और काम नहीं कर सकते हो। तो इसकी उपयुक्तता की जांच कौन करेगा, न्यायालय, है ना। न्यायालय जांच करेगा और न्यायालय जांच करेगा और बोलेगा कि नहीं, ये मूल अधिकारों का हनन है और इसको नल एंड वॉइड कर देगा इस कानून को। तो ये क्या करते हैं, मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है, एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है। ठीक है, तीसरी विशेषता की पहली बात। दूसरी बात ये है, ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है। इनमें से कुछ है ना, कुछ मूल अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ है। निजी व्यक्तियों के खिलाफ कैसे, जैसे कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, उसमें 14 वर्ष के कम बालकों को, 14 साल के कम बालकों को एक कठोर परिश्रम में लगाया जाता है या ऐसे काम में लगाया जाता है जो उनके क्षमता के बाहर है। फिर उनको 16 घंटे काम कराया जाता है और उनको सैलरी दी जाती है प्रतिदिन की 150 रुपये। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत इसको चैलेंज कर सकते हैं अपन। अगर ऐसी कोई स्थिति बने, अखबारों में आती भी रहती है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है और न्यायालय इसको लागू करवाएगा, इस कंपनी को बंद करवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरी विशेषता ये है कि ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध, पहली बात, और दूसरी निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं चौथी विशेषता की। तो अब देखते हैं अपन इसकी चौथी विशेषताएं। तीन विशेषताएं अभी तक अपन पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों की। अब देखते हैं चौथी विशेषता। तो चौथी विशेषता क्या है, जो मूल अधिकार में है ना, इनमें से कुछ तो सकारात्मक विशेषता वाले हैं, कुछ क्या है, सकारात्मक विशेषता वाले, और कुछ क्या है,
नकारात्मक विशेषता वाले। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक विशेषता का मतलब यहाँ से है कि ये सकारात्मक विशेषता का मतलब ये है कि ये व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं देती हैं। ये क्या देते हैं? व्यक्तियों को विशेष सुविधा देता है ना? व्यक्तियों को विशेष सुविधा देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि आर्टिकल 21 क, आर्टिकल 21 ए या 21 क क्या है? इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है नागरिकों को। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि स्टेट का प्रत्येक नागरिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी कि कुछ मूल अधिकार क्या है? सकारात्मक, ये सकारात्मक विशेषता वाला हुआ। अब नकारात्मक विशेषता का देखते हैं कि ये राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। नकारात्मक विशेषता का मतलब क्या है? राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। अब सीमित कैसे किया जाता है? ये कुछ सीमाएं बनाते हैं कि आप ऐसे ऐसे कानून नहीं बना सकते। जैसे आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 में दो है ना, एक तो 21 है, एक 21 का है। आर्टिकल 21 में क्या है? हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आगे अपन पढ़ेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इमरजेंसी के टाइम में भी नहीं हटाया जा सकता है, इस मूल अधिकार को। तो नकारात्मक विशेषता का मतलब ये हुआ कि राज्यों के प्राधिकार को सीमित करता है, और इसका एग्जाम्पल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि राज्य नागरिकों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, यानी कि उनकी जान नहीं ले सकेगा। और दैहिक स्वतंत्र तभी, यानी कि उनको बिना किसी कारण के जेल में भी नहीं डाल सकेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी चौथी विशेषता। अब देखते हैं पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता एकदम सिंपल है कि ये जो हमारे मूल अधिकार है ये न्यायोचित है। अब न्यायोचित का मतलब ये होता है कि जहां भी इनका हनन होता है, जहां भी इनका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं और इनको लागू करवा सकते हैं जब भी इनका उल्लंघन हो। ठीक है, तो आप कोर्ट में जाकर इनके उल्लंघन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और कोर्ट इनकी उपयुक्तता चेक करके ऐसे बने हुए कानून को नल एंड वॉइड कर देगा। अब देखते हैं छठी विशेषता। छठी विशेषता ये है कि जो हमारे मूल अधिकार है ना, ये गारंटी है, इनकी गारंटी है। और गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट इनकी गारंटी देता है कि ये अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी देता है कि ये अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको छोटे या निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कभी कोई अपराध हो जाता है तो हम केस करते हैं तो हमें पहले निचली अदालत में जाना पड़ता है ना, निचली अदालतों में जाना पड़ता है, स्थानीय अदालत में, उसके बाद जिला अदालत में जाते हैं, फिर वहां से कोई मैटर सुलझता नहीं है तो फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में, मूल अधिकारों के हनन की सिचुएशन में, अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर केस दर्ज करवा सकते हैं और अपने मूल अधिकार को लागू कराने की अपील कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार छठी विशेषता पूरी हुई। अब देखते हैं सातवीं विशेषता। सातवीं विशेषता, ठीक है, अब देखते हैं सातवीं विशेषता। सातवीं विशेषता में ये बताती है कि ये जो मूल अधिकार है ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है 44th अमेंडमेंट एक्ट, उसकी बात अपन कर चुके हैं। उसमें क्या हुआ था आपको पता है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1917 एक्ट में मूल हमारे 7 अधिकारों में से छठा जो मूल अधिकार था उसका नाम क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, उसको वापस ले लिया गया था, जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत था ना, आर्टिकल 31 के अंतर्गत उसको वापस ले लिया गया था। इस प्रकार एक विशेषता ये है कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। अब तो इनको अस्थायी कैसे बनाया गया, इनमें चेंजिंग कैसे की जा सकती है? तो संविधान में 2 प्रकार से संशोधन होता है, अपन ने पढ़ा था ना संशोधन, उस वीडियो को देखना, आपको पता लगेगा डिटेल में। यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ, संविधान में संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो साधारण विधेयक द्वारा,
एक तो साधारण विधेयक द्वारा और दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। दूसरा क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। अब संविधान संशोधन विधेयक भी दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक भी दो प्रकार से होते हैं। इसमें पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। इसका विस्तार से मैंने आपको संविधान संशोधन वाले टॉपिक में बताया, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा, एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं क्विक इसका, कि जो संविधान की सातवीं विशेषता, मूल अधिकारों की सातवीं विशेषता ये है कि ये स्थायी नहीं होते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ। इसमें हमारा छठा मूल अधिकार जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत है, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसे संविधान के भाग 12 में के अंतर्गत 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि ये स्थायी नहीं है, ठीक है। फिर इनको स्थायी अस्थायी कैसे बनाया जाता है, इनको चेंज कैसे किया जाता है? तो संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? साधारण विधेयक द्वारा इनका संशोधन नहीं किया जा सकता। इनका संशोधन कैसे किया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। अब संविधान संशोधन विधेयक अपन ने देखा था आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, एक तो विशेष बहुमत द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा। तो ये जो मूल अधिकारों का जो चेंजिंग है वो विशेष बहुमत से किया जा सकता है, विशेष बहुमत से किया जा सकता है। इसमें ही आगे एक कंडीशन है, देखिए वो क्या है कि जो विशेष बहुमत से जो पारित होगा ना संविधान संशोधन, इसमें केशवानंद भारती मामले में जो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया था, है ना, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया था, उसका हनन नहीं होना चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो केशवानंद भारती मामला, उसका हनन, मूल ढांचा सिद्धांत क्या है, ये सब पढ़ने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं संविधान संशोधन का टॉपिक। तो इस प्रकार ये हमारी सातवीं विशेषता हुई कंप्लीट। अब देखते हैं इसकी आठवीं विशेषता। देखो आठवीं विशेषता क्या है, मूल अधिकारों की आठवीं विशेषता। अब आठवीं विशेषता ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल, एक कंडीशन होती है राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, ये अपने सिलेबस में नहीं है, नया तो प्री और नया मेंस में, तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, हल्का सा देख लेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत देश में 3 स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है ना। 3 स्थितियां होती है इसकी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की। तो 3 स्थिति अपन देख लेते हैं। एक तो होता है युद्ध, किसी देश से भैया अपन घोषणा कर दे कि हमारा पुराने देश से युद्ध घोषित हो गया है, जैसे 1962 में हुआ था, ठीक है। दूसरा है विदेशी आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये 3 सिचुएशन में गवर्नमेंट राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकती है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो ये मूल अधिकार है ना, इनमें से कुछ सिचुएशन ऐसी है राष्ट्रीय आपातकाल की जिसमें मूल अधिकारों को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है, यानी कि उस समय के दौरान, उस समयावधि के दौरान इनमें से कोई भी मूल अधिकार, जो हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत है, उसकी मांग अपन नहीं कर सकते, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर।
20 और 21 की तो बात अपन ने पहले करी थी, है ना, मैंने बताया था ना आपको, इम्पोर्टेंट अभी थोड़ी देर पहले। और आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 ये बोलता है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा, यानी कि दोष सिद्ध करने पड़ेंगे, दोष सिद्ध करने पड़ेंगे, वो अपन आगे देखेंगे विशेष रूप विस्तार से। तो ये 3 स्थितियां होती है राष्ट्रीय आपातकाल की: युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब इन 3 स्थितियों में एक स्थिति ऐसी है जिसमें तो मूल अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता, और 2 स्थितियां ऐसी है जिसमें मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो सशस्त्र विद्रोह ऐसी स्थिति है जिसमें मूल अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी आपको। यानी कि आंतरिक जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें सशस्त्र विद्रोह किसको मानते हैं कि देश के कोई भी हिस्से या पूरे देश में किसी ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, उसके आधार पर गवर्नमेंट ने आपातकाल घोषित कर दिया, तो इस स्थिति में मूल अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। अब देखो, अब दूसरी स्थिति यह है कि अगर युद्ध और विदेशी आक्रमण के हिसाब से घोषित किया जाए राष्ट्रीय आपातकाल, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है ना। यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनका स्थगन किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना, न कि न्यायालय, कि इनको स्थगित किया जाए या नहीं किया जाए। और दूसरी बात यह कि आर्टिकल 19 में दी गई 6 मूल अधिकार स्वतः ही उसी दिन से, इस घोषणा के दौरान ही खत्म हो जाएगी। वो क्या है, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और अपनी 2 और बच गई ना इसकी, निवास की और वृत्ति की। ये 6 को अपन आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये बस इतना ही याद रखो कि क्या, कि युद्ध और विदेशी आक्रमण के स्थान पर युद्ध और विदेशी आक्रमण के हिसाब से अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे आर्टिकल्स को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मूल अधिकार इनकी घोषणा के साथ ही अपने आप लागू हो जाएंगे, और ये सारी स्वतंत्रताएं हमारी उसी दिन से खत्म हो जाएगी। इस प्रकार हमने पढ़ी इसकी 8वीं विशेषता। अब देखेंगे इसकी 9वीं विशेषता, मूल अधिकारों की 9वीं विशेषता। अब अपन देखते हैं मूल अधिकार की 9वीं विशेषता। ठीक है, 9वीं विशेषता अपनी जो बुक में दी हुई है ना, उसका कोई अब महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि 9वीं विशेषता दी हुई है आर्टिकल 31 पर, जो क्या था, जो था संपत्ति का अधिकार, है ना, और वो अभी क्या हो गया, अधिकार रहा ही नहीं है मूल अधिकार, तो उसकी बात करना व्यर्थ है, तो उसको अपन छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 10वीं विशेषता। मूल अधिकार की हमारी 10वीं विशेषता क्या है? मूल अधिकार की 10वीं विशेषता ये है कि मूल अधिकारों को कुछ सिचुएशन में भारत के नागरिकों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो सिचुएशन क्या है? जैसे सशस्त्र बल। ठीक है, यहाँ है जो नागरिक है वो भारतीय नागरिक है ना, लेकिन सशस्त्र बलों जैसे इंडियन आर्मी हुआ, ठीक है, इंडियन आर्मी हुआ, इंडियन एयरफोर्स हुआ, इंडियन नेवी हुआ, तो इनमें जो मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है या पूर्णतः खत्म भी कर सकती है। तो सशस्त्र बल आप समझ गए, तीनों प्रकार की सेनाएं। दूसरा आप बोल सकते हो आप अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल वो है कौन? बीएसएफ, है ना, ये बीएसएफ हो गया। उसके बाद किस पे क्रियान्वयन पे रोक लगाई जा सकती है? वो है पुलिस बल। पुलिस बल कौन से हो गए? पुलिस बल बहुत सारे हैं, देखो, सीएपीएफ जिसको बोला जाता है ना, सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सीआरपीएफ, सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आता है ना। इन पे भी रोक लगाई जा सकती है, किस पे? मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर। ठीक है, और ये कौन लगाती है प्रतिबंध? संसद लगाती है। तो ये हो गई हमारी 10वीं विशेषता। अब अपन देखते हैं 11वीं विशेषता। 11वीं विशेषता एक नई चीज आप यहाँ सीखोगे। देखो, एक मार्शल लॉ आपने नाम सुना होगा ना,
मार्शल लॉ सीधी सीधी भाषा में बोले तो फौजी कानून चलता है वहां पर। मार्शल लॉ जहां लगा दिया वहां फौज का राज चलता है ना। तो जहां पर मार्शल लॉ लगता है ना, वहां पर मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, या उनको कम किया जा सकता है, या उनके क्रियान्वयन पर पूर्णतः रोकें लगाई जा सकती है। ये अपन पढ़ेंगे मार्शल लॉ पूरा क्या, आर्टिकल 34 में पूरा क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन। ये इसको इमरजेंसी मत समझ लेना है, ये एक डिफरेंट टर्म है और इसमें डिफरेंट रूल होते हैं। तो 10 विशेषता अपन ने देखी कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों और पर रोक लगाई जा सकती है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर, ठीक है। और 11वीं में देखा कि जहां पर मार्शल लॉ लागू होता है वहां पर इनकी क्रियान्वयन पर रोक लगाई जा सकती है। अब लास्ट और अंतिम विशेषता ये है इनकी 12वीं। इसमें क्या है कि देखो हमारे जो मूल अधिकार है ना, इनको आप डिवाइडेशन करते हो किस आधार पर। एक तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी, स्वयं परिवर्तित, एक तो होता है स्वयं परिवर्तित, एक तो होता है स्वयं परिवर्तित, एक जो होता है स्वयं परिवर्तित नहीं, है ना, स्वयं परिवर्तित नहीं। अब देखो इसका मैं आपको समझा देता हूँ, बुक में आपको शायद कम समझ में आएगा। स्वयं परिवर्ती का मतलब होता है सेल्फ एग्जीक्यूटरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटरी। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब आर्टिकल 14 की बात करें, है ना, 14 क्या बोलता है, कानून का समान संरक्षण या कानून के सामने सब लोग समान होंगे। तो ये अपने आप में एक कानून है ना। अपना संविधान में जो ये बात लिखी आर्टिकल 14 है ना, ये अपने आप में एक कानून है। इसके लिए संसद कोई अलग से कानून नहीं बनाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, है ना। इसके लिए अलग से कानून नहीं होता। और दूसरा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ एग्जीक्यूटरी। जैसे वैसे ही देखो आर्टिकल 19 है, इसमें पहला आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपने को दी गई है। उसमें पहली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसके लिए भारतीय कानून संहिता में कोई अलग से कानून नहीं है ना। जो संविधान है वही कानून है, ठीक है। उसका हनन होता है तो अपन संविधान की ही व्याख्या लेकर अपन न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो स्वयं परिवर्तित नहीं है, जैसे अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 71, आर्टिकल 21A, है ना, ये स्वयं परिवर्तित नहीं है। इनके लिए संसद ने अलग से कानून बनाए हैं। किसने, संसद ने। राज्य विधानसभा नहीं बनाती ऐसे कानून, संसद बनाती है, क्योंकि पूरे देश में एक समान मूल अधिकार लागू होते हैं। तो संसद ने आर्टिकल 17 जो कि क्या है, अस्पृश्यता का अंत, और 21A क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, है ना। इस पर क्या है, संसद ने फर्दर और कानून बना रखे हैं। उस कानूनों का क्रियान्वयन होता है। उस कानून के क्रियान्वयन में कोई त्रुटि होती है तो अपन संसद न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये मूल अधिकारों की विशेषता वाला टॉपिक खत्म। अब अपन पढ़ेंगे एक एक मूल अधिकारों को विस्तार से, ठीक है। आपको करना ये है, आपको सबसे पहले बुक को पढ़ना है, उसके बाद वीडियो देखना है। तो आपको जो बातें समझ में नहीं आई वो समझ में आ जाएगी, और नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में सारे के सारे अनुच्छेद 12 से 35 तक डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।